हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपने पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 तरह के स्पीशीज पढ़ना शुरू किया था। इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एंडेमिक स्पीशीज के बारे में, अगर आपको याद हो तो। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कीस्टोन स्पीशीज और क्रिटिकल लिंक स्पीशीज की। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कीस्टोन स्पीशीज में की का मतलब होता है मेन रोल, कोई एक ऐसा स्पीशीज जिसका इकोसिस्टम में बहुत ही मेन रोल है। ठीक है। इनका नंबर अक्सर कम होता है इकोसिस्टम के अंदर। हाँ, ये ऐसे स्पीशीज है जो कम संख्या में पाई जाती है। इनका बायोमास भी बहुत कम होता है। अच्छा, बायोमास का मतलब होता है वेट ऑफ लिविंग। एक लिविंग का जो वजन है वही उसका बायोमास है। और जो कीस्टोन स्पीशीज है अक्सर उनका जो वजन होता है वो कम होता है। अच्छा, बायोमास को हम दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। बायोमास या तो फ्रेश वेट होगा या फिर ड्राई वेट होगा। फ्रेश वेट वेरिएबल होता है। फ्रेश वेट का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल वेट, ओवरऑल जो भी उसका वजन है वही उसका फ्रेश वेट है। ड्राई वेट का मतलब होता है जो ओवरऑल वेट है ना, फ्रेश वेट, उसमें से पानी निकाल दो माइनस वाटर। यानी कि आपको अगर सुखा दिया जाए, आपके शरीर से सारा पानी निकाल दें हम लोग, जितना भी वाटर कंटेंट है, एवरीथिंग, हर सेल का आपको पता है 70 to 80% पानी है, वाटर है। अगर सारा वाटर अगर निकाल दिया जाए तो जो बचा खुचा वजन है वही ड्राई वेट है। ड्राई वेट कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। फ्रेश वेट चेंज हो जाता है। मान लो आप 2 लीटर पानी पी लिए तो आपका वजन कुछ और होगा, और अगर आप पानी नहीं पिए हो तो वजन कुछ और होगा। तो फ्रेश वेट अक्सर वेरिएबल होता है, ये इतना एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन ड्राई वेट ये कांस्टेंट होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है। चलो देखो, अब सवाल आता है ड्राई वेट मेजर कैसे करते हैं। तो ड्राई वेट मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक लायन है, ये 200 केजी का है। तो ये इसका फ्रेश वेट है। ठीक है, पानी के साथ, वाटर के साथ जो पूरा वजन है। अब अगर मुझे इसका ड्राई वेट पता करना है तो मुझे लायन को मारना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इसके शरीर से सारा वाटर कंटेंट बाहर निकाल दोगे, इसको सुखा दोगे, तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर आपको ड्राई वेट पता करना है तो आपको लायन को किल करना पड़ेगा। लेकिन एक और तरीका है जिससे लायन की डेथ भी नहीं होगी और हमें उसका ड्राई वेट भी पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। देखो, ये जो लायन है ना, इस लायन के किसी भी बॉडी पार्ट से जो उतना क्रिटिकल नहीं है, कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो उतना क्रूशियल नहीं है, जैसे पाँव हो गया, हाथ हो गया, ठीक है, लिम्ब हो गए लायन के, वहां से टिश्यू ले आओ। काट कर टिश्यू ले आओ, 100 ग्राम टिश्यू ले आओ। अब 200 केजी के लायन से 100 ग्राम अगर आप टिश्यू ले आओगे तो उसका कुछ थोड़ी बिगड़ेगा। उस 100 ग्राम टिश्यू को जो लायन से आपने लिया था, लायन जिंदा है, जिंदा लायन से 100 ग्राम टिश्यू ले आए और उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल दो। बॉम्ब कैलोरीमीटर टिश्यू को सुखाता है। याद रखिएगा, जलाता नहीं है। जला देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर का काम है सुखाना। तो 100 ग्राम टिश्यू को बॉम्ब कैलोरीमीटर ने सुखा दिया, तो बचा कितना, 10 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम से सारा पानी निकाल दिया तो बचा मात्र 10 ग्राम, यानी कि 10%। 100 ग्राम का कितना, 10% ही होता है, 10 ग्राम। तो हमें एक अंदाजा मिल गया कि यार अगर 100 ग्राम टिश्यू को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में डालते हैं तो ड्राई वेट उसका 10% आता है, जो कि है 10 ग्राम। तो जाहिर सी बात है, 200 केजी का अगर टिश्यू है, 200 केजी का अगर लायन है, तो उसका 10% भी तो उसका ड्राई वेट होगा ना। एक अंदाजा हम ले लेते हैं यहाँ से। तो 200 केजी का 10% होता है 20 केजी। तो लायन का ड्राई वेट कितना हो जाएगा, 20 केजी। तो लायन को हमने मारा भी नहीं और हमने इस तरीके से क्या कर लिया, उसका ड्राई वेट मेजर कर लिया। हाँ, ये ड्राई वेट 100% एक्यूरेट तो नहीं है, बट स्टिल एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है। तो जो कीस्टोन स्पीशीज होते हैं जिनका इकोसिस्टम में नंबर कम होता है, बायोमास भी कम होता है, ठीक है ना, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस, तीसरा पॉइंट देखो, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। राइट, इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये इकोसिस्टम में रहकर दो चीजें करते हैं। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इसको समझने के लिए, जैसे मैंने क्या कहा कि नंबर कम है, बायोमास कम है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मतलब ये मेंटेन कर रहे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और बैलेंस को। कैसे करते हैं ये आओ देखते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा एक इकोसिस्टम में। तो आ जाओ, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। हमें पता करना है कि इस इकोसिस्टम में कितने डियर है, कितने वुल्फ है, कितने लायन है। तो अगर आपको इकोसिस्टम में स्टडी करना है तो इकोसिस्टम की एक एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया, एक दायरा फिक्स करना होगा। हमेशा रैंडमली आप इकोसिस्टम में जाकर स्टडी कीजिएगा तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप इकोसिस्टम में कोई भी स्टडी करें और आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिले, तो आपको एक यूनिट एरिया, एक दायरा, एक सीमा जो है वो फिक्स करना होगा, और यूनिट टाइम, समय के अंतकाल, जैसे एक पर्टिकुलर समय, उसी समय में आपको स्टडी कर लेना है। ठीक है ना? तो एक यूनिट टाइम और एक यूनिट एरिया आपको डिसाइड करना होगा इकोसिस्टम में, और फिर आप स्टडी कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो जब हमने एक यूनिट एरिया, मान लो 10 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर लंबा जंगल है, बड़ा जंगल है, मैंने 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में स्टडी किया, तो मुझे वहां 200 डियर मिले, 50 वुल्फ मिला और एक लायन मिला। अब अगर मैं यहाँ पे बायोमास देखूं तो जाहिर सी बात है, 200 डियर का बायोमास ज्यादा होगा 50 वुल्फ से। ठीक है? और 50 वुल्फ का बायोमास एक लायन से ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बायोमास डियर का है, फिर वुल्फ का है, और फिर लायन का है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे, सिर्फ एक देखोगे, तो लायन का ज्यादा होगा, फिर वुल्फ होगा, और फिर सबसे हल्की डियर होगी, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन इकोसिस्टम में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं करते, फिर तो वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी हो जाएगी, और ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी इज अ फिजियोलॉजिकल स्टडी। याद आ रहा है? कुछ कुछ बताया था ऐसा। तो जब भी इकोसिस्टम में स्टडी करोगे तो सारा कंसीडर करो, पूरे 200 डियर को कंसीडर करो, पूरे 50 वुल्फ को कंसीडर करो, और एक लायन, अगर लायन एक ही है तो एक ही कंसीडर करेंगे ना भाई। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम ना, इस एक लायन, यहाँ पे नंबर किसका कम है? जाहिर सी बात है, लायन का नंबर कम है। बायोमास किसका कम है? सर ओवरऑल देखा जाए तो लायन का ही बायोमास कम है। तो ये यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज है। तो अगर मैं इस लायन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ना, इसको लो, ये लो, इसको यहाँ से ना मैंने रिमूव कर दिया। तो जब मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया तो देखो क्या होता है। ये लायन एक कीस्टोन स्पीशीज है। क्या है? कीस्टोन स्पीशीज। कैसे डिसाइड किया सर आपने कि ये कीस्टोन स्पीशीज है? एक तो इसका नंबर कम है, नंबर कम है, और इसका बायोमास भी कम है, और इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। इन्फ्लुएंस कैसे ज्यादा है? अगर मैं इस लायन को यहाँ से रिमूव कर दूंगा ना, तो ये जो वुल्फ है, इसके अंदर अब डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वुल्फ लायन से डरता है। लेकिन अगर लायन है ही नहीं, हमने क्या किया, लायन को यहाँ से हटा दिया, लायन है ही नहीं, तो ये जो वुल्फ है ये अब फ्री हो जाएगा, इसके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। तो अब ये दौड़ा दौड़ा के इन 200 डियर को बहुत जल्दी मार देगा। पहले लायन था तो वुल्फ डरता था शिकार करने में। ठीक है? जब देखो तब शिकार नहीं करता था, उसके अंदर एक डर था कि मैं शिकार करने गया और मेरा ही शिकार हो गया तो। हाँ, होता है ना, लायन ने निपटा दिया उल्फ को। तो उल्फ, अब उल्फ को पता चल गया है कि लायन नहीं है। आप बोलोगे सर वुल्फ को कैसे पता चलता है लायन नहीं है? क्या चिट्ठी आती है? क्या इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है? कैसे पता चलता है वुल्फ को कि लायन अब जंगल में नहीं है? तो बोलो, जंगल में जब भी लायन निकलता है तो हलचल होती है, चिड़िया चहकने लगते हैं, पेड़ पे बंदर इधर उधर छलांग मारने लगते हैं। तो वुल्फ को पता चल जाता है कि लायन आ चुका है, आसपास है। लेकिन कुछ दिनों से जंगल में हलचल नहीं हो रही, चिड़िया चहक नहीं रहे, बंदरे भी पेड़ पर चुपचाप बैठे रहते, अपने काम से काम रख रहे। तो वुल्फ को समझ में आता है कि यार राजा जी कहीं गए हैं, राजा जी लगता है कहीं दूसरे इलाके में गए हैं। समझ में आ रहा है ना, राजा जी मतलब यहाँ लायन है। तो अब ये 50 वुल्फ को खबर पहुंच गई, खबर मतलब एहसास हो गया, एक फीलिंग आ गई। तो अब ये दौड़ा दौड़ा के इन 200 डियर को निपटाएगा, भगा भगा के मारेगा। तो अब इसके वजह से क्या हुआ, वुल्फ ने अपना ही नुकसान कर लिया, क्योंकि 200 डियर थे, 200 डियर को धीरे धीरे खाते तो 200 डियर रिप्रोड्यूस करके नंबर बढ़ाती, और आगे और भी खाने के लिए डियर होते। लेकिन 50 वुल्फ ने दौड़ा दौड़ा के पूरे 200 डियर को मार दिया। कुछ समय बाद अब जंगल में डियर ही नहीं है, तो वुल्फ भी मर जाएंगे। तो बस क्योंकि अब वुल्फ खाएगा क्या? समझ में आ रहा है? तो हमने लायन को हटाया, तो वुल्फ ने ओवर हंटिंग कर दी, ज्यादा ही शिकार कर दिया और डियर को निपटा दिया। तो डियर भी खत्म हो गए, तो धीरे धीरे वुल्फ भी खत्म हो गया। यानी सिर्फ लायन को हटाने से पूरा इकोसिस्टम का जो बैलेंस था, स्ट्रक्चर था, वो पूरा कोलैप्स हो गया। तो लायन यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज है, क्योंकि लायन है तो इसके अंदर डर है, तो ये उतना ओवर हंटिंग, ज्यादा शिकार नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इन्फ्लुएंस ज्यादा है लायन का, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम कीस्टोन स्पीशीज के, लेकिन उससे पहले एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है? देखो, हमारे
अर्थ पे देखा जाए तो मेजर 4 सीजन होता है: स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। स्प्रिंग के बाद समर आता है, समर के बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आता है, और फिर देन अगेन विंटर के बाद स्प्रिंग आता है। दो तरह की फॉरेस्ट होती है, एक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये दोनों ही फॉरेस्ट साल के कुछ सीजन में अपने पत्तों को गिरा देती है। ठीक है ना? क्या करती है? अपने पत्तों को गिरा देती है। डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपने नाम सुना होगा। एक डेसिडियस फॉरेस्ट होता है जो अपने पत्तों को गिराता है, फिर नए पत्ते आते हैं, और एक होते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन ट्रीज या एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो पूरे साल अपने पत्तों को हरा भरा रख अपने पेड़ को हरा भरा रखते हैं। उनके अंदर पत्ता गिरता है, वैसे ही नया पत्ता आ जाता है, साइमल्टेनियसली पत्ता गिरा और नया पत्ता आ गया। तो इनको तो कहते हैं हम एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर आते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो साल के किसी एक सीजन में अपने सारे पत्ते गिरा देंगे और बॉल्ड हो जाएंगे, आपको पत्ता दिखेगा ही नहीं उस पेड़ पे। फिर अगले सीजन में पत्ते आ जाएंगे। उन फॉरेस्ट को हम कहते हैं डेसीडियस फॉरेस्ट। तो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक डेसीडियस फॉरेस्ट। अच्छा, डेसीडियस फॉरेस्ट भी दो तरह का होता है, एक ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट और एक टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। एक ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट और एक टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। कैसे पहचानते हैं कि ये एक ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है? बोलो, स्प्रिंग में ये फॉरेस्ट अपने सारे पत्तों को पीला कर लेती है और समर में जाके सारे पत्तों को गिरा देती है। रीजन भी है, समर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो प्लांट अपने आप को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपिरेशन करता है। तो गर्मियों में अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाए तो पानी की कमी आ जाएगी, तो पेड़ मर जाएगा, क्योंकि समर में बारिश भी नहीं होती, गर्मी भी ज़्यादा है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन पत्तों से ही होता है, क्योंकि पत्तों में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना? तो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जिंदा रहने के लिए स्प्रिंग में अपने सारे पत्ते गिरा देंगी, ताकि समर में बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन से पेड़ की मृत्यु ना हो जाए। ठीक है? और समर तक झेल लेगी, फिर वापस ऑटम में पत्ते आ जाएंगे। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट स्प्रिंग में सारे पत्ते गिरा देती है। ठीक है, चलो, मतलब स्प्रिंग में सारे पत्ते का रंग पीला कर लेती है और समर आते आते तक सारे पत्ते गिरा देती है। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट ये ऑटम कलरेशन करती है। ऑटम में इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के पत्तों का रंग रेड ऑरेंज हो जाता है। जब आप इन फॉरेस्ट के ऊपर से गुजरिएगा, मान लीजिए आप किसी चॉपर पे बैठे, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर पे बैठे और ऊपर से जा रहे हैं, और नीचे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ऑटम के समय में ऐसा लगेगा जंगल में आग लगी हुई है, क्योंकि सारे पत्तों का रंग रेड ऑरेंज होता है। तो ऑटम में जब आप टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के ऊपर से गुजरिएगा, तो पूरा लाल और नारंगी दिखेगा, ऐसा लगेगा जंगल में आग लगा हुआ है, क्योंकि ऑटम कलरेशन कर लेते हैं। और विंटर आते आते तक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट अपने सारे पत्तों को गिरा देते हैं। रीजन है, देखो, पत्तों से हीट लॉस ज्यादा होता है। ठीक है ना? पत्तों से हीट लॉस ज्यादा होता है, और पेड़ नहीं चाहते कि विंटर में उनसे हीट लॉस ज्यादा हो, क्योंकि पत्तों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया से जो हीट लॉस है वो ज्यादा होगा। तो विंटर में हीट को कंजर्व करने के लिए टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ऑटम में ही अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, ताकि पत्तों से ज्यादा हीट लॉस हो ही ना। और विंटर तक झेल लेते हैं, फिर स्प्रिंग में टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में नए पत्ते आ जाते हैं। तो दो तरह के फॉरेस्ट है, समरी ये है कॉन्सेप्ट का कि दो तरह के फॉरेस्ट है सर। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो साल भर हरे भरे रहेंगे, पत्ते गिरेंगे और नए पत्ते उसी समय आ जाएंगे साइमल्टेनियसली। फिर है डेसीडियस फॉरेस्ट जो साल के किसी एक सीजन में अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है? तो डेसीडियस फॉरेस्ट में भी दो तरह का, ट्रॉपिकल डेसीडियस, टेम्परेट डेसीडियस। ट्रॉपिकल डेसीडियस जो है वो स्प्रिंग में क्या करेगा, अपने पत्तों का रंग पीला कर लेगा और समर आते आते सारे पत्ते गिरा देगा। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ऑटम में ऑटम कलरेशन करेगा और अपने पत्तों का कलर रेड ऑरेंज कर लेगा, और विंटर आते आते अपने सारे पत्ते गिरा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब चलो आओ, अब कीस्टोन स्पीशीज का एक और एग्जांपल देखते हैं। फिग ट्री, जिसको अंजीर कहा जाता है, ये भी एक कीस्टोन स्पीशीज है। कैसे, समझो। अभी अभी मैंने आपको कहा कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है ना, समर में मैक्सिमम प्लांट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के मैक्सिमम प्लांट अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है? स्प्रिंग में पत्तों का कलर पीला करते हैं, और समर आते आते तक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जंगल के ज्यादातर प्लांट अपने पत्तों को गिरा देते हैं। बस एक पेड़ अपने पत्तों को नहीं गिराता, अपने पत्तों को हरा भरा रखता है, ग्रीन रखता है, और फ्रूटिंग भी करता है, फ्रूट भी प्रोड्यूस करता है, वो है फिग ट्री, अंजीर।
तो ये कीस्टोन स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि आप बताओ ना, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट समर में सारे पत्तों को गिरा दिया, तो हर्बीवोर खाएंगे क्या? हर्बीवोर तो मर जाएंगे यार। और हर्बीवोर मर गए तो कार्निवोर मर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे तो भूखमरी आ जाएगी ना। तो बस एक फिग ट्री है, कीस्टोन स्पीशीज है, ये समर में भी है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का ही ट्री। समर में भी अपने आप को हरा भरा रखता है और फ्रूटिंग करता है। तो समर मतलब 2-3 महीना तक कम से कम, नंबर में तो कम है, तो जानवर भी समझ जाते हैं कि यार कम खाओ, समर बीत जाने दो, फिर ऑटम आएगा तो अच्छे से खाना शुरू कर देंगे। तो एनिमल भी समझदार होते हैं, उसी तरीके से साथ साथ अडेप्ट कर लिया है खुद को कि जैसे ही समर आएगा थोड़ा कम खाओ, क्योंकि फिग ट्री का नंबर कम है, बायोमास कम है, लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रख रही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया ये। ठीक है। तो फिग ट्री एक कीस्टोन स्पीशीज है। लायन इन फॉरेस्ट ये भी एक कीस्टोन स्पीशीज है। ठीक है ना, अभी अभी हमने देखा लायन फॉरेस्ट में एक कीस्टोन स्पीशीज है। कैंगरू रैट इन डेजर्ट। कैंगरू रैट एक रोडेंट है, छोटा सा चूहा है, लंबी पूंछ वाला। ठीक है, 2 हाथ होते हैं ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, लंबे लंबे पाँव, 2 हाथ ऐसे उठे होते हैं, तो कैंगरू की तरह दिखता है। ठीक है, ये ना ये पता है क्या खाता है? सीड खाता है। ईट सीड्स। सीड्स खाता है। और सीड्स कैसी होती है? फैटी। कैसी होती है? फैटी। फैटी सीड्स खाएगा। और फैटी सीड्स खा के फैट का मेटाबॉलिज्म करेगा। और फैट का मेटाबॉलिज्म जब करता है तो वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो कैंगरू रैट कभी अपनी जिंदगी में पानी नहीं पीता। हाँ, कभी अपनी जिंदगी में पानी नहीं पिएगा, सिर्फ फैटी सीड खाएगा। और कुदरत की बनावट देख, कैंगरू रैट फैटी एसिड खाता है, और फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है, उसका ब्रेकडाउन करता है। और जब उसका ब्रेकडाउन करता है तो एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है। तो पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर चल रहा है और पानी अपने आप बन रहा है। तो सीड खा के अपना पूरा जीवन बिता देता है, कभी पानी नहीं पिएगा। सीड खा के अपना पूरा जीवन बिता देता है। बोलो डेजर्ट को डेजर्ट रहने देता है। क्योंकि अगर डेजर्ट में सीड इधर उधर बिखरे होंगे और प्रेसिपिटेशन बारिश हुआ, बारिश होता है डेजर्ट में, बहुत कम होता है, बहुत कम, एकदम कम। और होता है, बहुत कम बारिश होता है। और अगर सीड इधर उधर बिखरी होंगी तो वो सीड जर्मिनेट कर जाएगी। अरे साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, कभी किसी 500 साल के अंदर क्या पता उस डेजर्ट में किसी समय ज्यादा बारिश हो गई, तो सीड जर्मिनेट कर गई। सीड जर्मिनेट कर गई तो डेजर्ट डेजर्ट रहेगा ही नहीं, डेजर्ट फॉरेस्ट बन जाएगा, डेजर्ट ग्रासलैंड बन जाएगा। अरे पर डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स तो अडेप्टेड है सैंड में रहने के लिए, ग्रासलैंड में कैसे रह पाएंगे बेटा? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएंगे ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो कैंगरू रैट है ना डेजर्ट में, ये क्या करते हैं, सारे सीड को खा लेते हैं, तो ये जर्मिनेट ही नहीं करता, तो डेजर्ट इकोसिस्टम डेजर्ट ही रहता है। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से डेजर्ट इकोसिस्टम के बैलेंस और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है कैंगरू रैट। छोटा सा होता है, ठीक है, एकदम छोटा सा, लेकिन कितना बड़ा काम कर रहा है। नंबर कम है, बायोमास कम है, लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा है। चलिए, तो ये तो था की स्टोन स्पीशीज। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। बच्चों, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, लिंक का मतलब होता है मीडिएटर। ये मिडिल मैन होता है, बीच में होता है ये। ठीक है ना? देखो, जैसे मान लो एक कोई एंटिटी लिविंग है, और दूसरी कोई एंटिटी लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। और इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, एक एसेंशियल लिंक बना रहा है एक स्पीशीज, उससे हम कहते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। ये क्रिटिकल लिंक इसलिए है क्योंकि अगर इस स्पीशीज को, ये जो एसेंशियल लिंक बना रहा है, इस स्पीशीज को अगर आप मार दो तो ये भी मर जाएगा, लिविंग भी मर जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों में से कोई एक मरेगा, ज्यादातर चांसेस होते हैं इसके मरने के, लिविंग, जो सिर्फ लिविंग वाला कंपोनेंट है वो। लिविंग या नॉन लिविंग वाला कंपोनेंट के जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो हमेशा लिविंग है वो निपट जाएगा। बात समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल देखो, माइकोराइजा, अभी अभी समझ में आ जाएगा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट रूट। हायर प्लांट जो होते हैं, हायर प्लांट, ये एक हायर प्लांट है, इसके रूट्स पे ये देखो नीले नीले रंग के फंजाई, रूट्स के ऊपर फंजाई होते हैं। फंजाई का काम होता है सॉइल के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ट्री को देना।
और ट्री, देखो, ट्री सॉइल मिनरल का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पाती। तो फंजाई क्या बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे रूट पे रहूंगा ट्री, और तुम्हें सॉइल मिनरल एब्जॉर्ब करके दूंगा। ट्री को जैसी सॉइल मिनरल मिला, ट्री ने फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस करके फूड किसको दिया? फंजाई को दिया। ठीक है ना? तो फंजाई का भी फायदा, ट्री का भी फायदा। लेकिन अगर मैं यहाँ से फंजाई को हटा दूं, मैं अगर यहाँ से फंजाई को हटा दूं, तो आप मुझे बताइए, सॉइल मिनरल कभी प्लांट तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। यानी कि फंजाई एक सीएल है, एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है बिटवीन सॉइल मिनरल्स एंड ट्री। ट्री एक लिविंग है, और दूसरा वाला लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो सॉइल मिनरल नॉन लिविंग एंटिटी है, ट्री एक लिविंग एंटिटी है, और बीच में फंजाई एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है। तो फंजाई का होना जरूरी है, क्योंकि फंजाई अगर हटा दे तो जो लिविंग कंपोनेंट है वही अफेक्टेड होगा। तो ये क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है बिटवीन सॉइल मिनरल्स एंड ट्री। उसी तरीके से आपको पता है, ट्री फोटोसिंथेसिस करता है जब उसको सनलाइट मिलता है, सन से लाइट मिली, इसने फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को दिया। यानी कि फंजाई को फूड प्लांट ने दिया जब प्लांट को सनलाइट मिला, जब प्लांट को सनलाइट मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ से प्लांट को हटा दूं, ठीक है, प्लांट को मैंने क्या किया? हटा दिया। तो तुम मुझे बताओ, क्या सन का यूज करके फंजाई खुद फूड बना लेगा? नहीं। तो यहाँ पे फंजाई और सन, सन एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और फंजाई एक लिविंग है। लिविंग, एक लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो सनलाइट एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और फंजाई एक लिविंग कंपोनेंट है, और इन दोनों के बीच में क्रिटिकल लिंक ये ट्री बना रहा है। क्योंकि अगर इस ट्री को मैं हटा दूं, तो फंजाई भी निपट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दो कंपोनेंट के बीच में, आप बताइए, दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाने वाला स्पीशीज, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। आइए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल और है पॉलिनेटर इंसेक्ट्स। जैसे देखो, दो प्लांट है, ठीक है ना, दो प्लांट है, सेम स्पीशीज की है, ठीक है ना, दोनों सेम स्पीशीज की प्लांट है। आपको पता है, और इसमें पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट से, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा, और ये स्पेसिफिक इंसेक्ट होना चाहिए। ये, मान लो ये ऐसा प्लांट है जो सिर्फ हनी बी से ही पॉलिनेटेड होता है, और कोई भी इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं कर सकता। तो अगर ये हनी बी पॉलिनेशन करेगा, यानी पहले इस प्लांट पे जाएगा, और इस प्लांट से एंथर से चिपक के पोलन ग्रेन इसके बॉडी पे आ जाएंगे, और फिर उड़कर वापस जब इस प्लांट पे जाएगा तो पोलन ग्रेन इस प्लांट पे आ जाएंगे, इस प्लांट के स्टिग्मा पे। तो पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा, सीड बनेगा तो सीड फिर अगले प्लांट में जर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर इस इंसेक्ट को मैं अगर मार दूं, एक्सटिंक्ट कर दूं, खत्म कर दूं दुनिया से, तो ये प्लांट भी अपने आप, ये दोनों ही प्लांट खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इन प्लांट्स के बीच में इंसेक्ट एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है। शर्तें है, इंसेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। इंसेक्ट कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है? तो इन दोनों प्लांट के बीच में इंसेक्ट क्या है? एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। प्रोड्यूसर आपको पता है प्लांट है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनके ऊपर डिपेंड होते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर इन प्लांट को खाते हैं, और हर्बीवोर बड़े होते हैं तो हर्बीवोर को कार्निवोर खाता है। अगर मैं कार्निवोर को हटा दूं, सॉरी, अगर मैं हर्बीवोर को हटा दूं, मैंने हर्बीवोर को हटा दिया, तो बताओ तो कार्निवोर क्या प्लांट को खा पाएंगे? नहीं। तो कार्निवोर भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो कार्निवोर और प्रोड्यूसर के बीच में हर्बीवोर एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है? हर्बीवोर क्या है? एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है। अरे, हर्बीवोर एक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है, किनके बीच में? प्रोड्यूसर और कार्निवोर के बीच में। तो यहाँ पर हमने तीन तरह के स्पीशीज देखे। ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोटिक कम्युनिटी बायोटिक कम्युनिटी पढ़ना शुरू करेंगे। आपको याद होगा हमने कहा था कि हम एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, और एनसीईआरटी कहता था कि फोर बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर इज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। यही चार था। ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया,
पॉपुलेशन भी पढ़ लिया, अब अगला है कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी कौन सा कम्युनिटी? बायोटिक कम्युनिटी। तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। टेक केयर।